हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 8 को। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इस विषय के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बीपीएससी ट्री 4 को टारगेट करने का एकमात्र जरिया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। कोई सार कोई कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मोर देन 90% टारगेट हिट करिएगा आप क्वेश्चन का। और ये इस वीडियो में आपको कोई नया तरकीब नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि ये इस वीडियो के जरिए आप इजीली कवर कर पाएंगे पूरे सिलेबस को, और क्या क्या चीज़ छोड़ना है, क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है इस चैप्टर में। तो आसानी से कम समय में आप एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। तो आप पहले के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, जो अन्य चैप्टर को दिया गया है क्लास 7 के हिस्ट्री के। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 8। इस चैप्टर 8 में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मीन्स पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में। तो शताब्दी का मतलब आप जानते हैं, 100 साल के काल अवधि को हम लोग शताब्दी बोलते हैं। और 18वीं शताब्दी बोल रहा है, दैट मीन्स पीरियड बिटवीन 1701 टू 1800। तो इस पीरियड के बीच में हम लोगों को क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, कुछ खास नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिससे मुगल साम्राज्य की सीमाएँ बदलती हैं। और यह भी बताया गया है कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो पूर्वी भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है, जिससे और भी बदलाव देखने को मिलते हैं आपको बाउंड्रीज में। किसके बाउंड्री में, किसके सीमा में? तो मुगल साम्राज्य की सीमा में। तो यहाँ पर इस मैप में दिखाया गया कि किस प्रकार से गुजरात के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाता है, मराठा स्वतंत्र अपने आप को साबित कर लेते हैं, घोषित कर लेते हैं। बंगाल हो गया, अवध हो गया, सिख हो गया, जाट हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य जो है नक्शे पे उभरते हैं, और मुगल का जो सीमा है वो सिमटता जाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये बताया जाता है कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। तो बेसिकली 1707 से लेकर के 1761 तक के पीरियड के बारे में आपको इसमें पढ़ना है कि इस समय राजनीतिक स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर याद रखने का एक ही फैक्ट है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। कि ऐसा क्या हुआ कि मुगल के लिए समस्या खड़ा हो गया, मुगल कमज़ोर पड़ने लगे, इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई लड़ी तो वित्तीय संकट तो आना ही है, क्योंकि सैन्य खर्च वगैरह उठाना पड़ता था। तो इसके कारण जो है मुगल का स्थिति, खासकर आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सब खराब होना शुरू हो गया। और इतना दूर के पीरियड में ये पैसेज में क्या बताया गया है कि जो मुगल के या औरंगजेब के बाद आने वाले जो मुगल शासक थे या औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, वे निपुण शासक नहीं थे, जिसके कारण जो मनसबदार थे या अन्य प्रांतीय शासक थे, वे लोग ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ गए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि मुगल का जो सीमा है वो सिमटता जा रहा था। आगे के टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि इस आर्थिक संकट के समय या आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच क्या होता है, ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसने भारत पर 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और इन लोगों का आदत है लूट खसोट करना, वो किए ही और बहुत सारा धन दौलत अपने साथ ले गए। ठीक नादिर शाह के कुछ वर्षों बाद क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर आक्रमण करता है। तो फेज याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का फेज क्या है, कालखंड क्या है, 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर वह आक्रमण करता है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट आपको मिल जा रहा है। यह भी ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी को, क्रम को, कि नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आता है। नादिर शाह कब आता है? 1739 में। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब देखने को मिलता है? 1748 से 1761 के बीच, और वो भी कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ तो ये फैक्ट हो गया। आगे हम लोगों को कुछ राइटर्स वगैरह के द्वारा एक लिखित मिलता है कि नादिर शाह ने किस प्रकार से कितना गहरा लूट कांड मचाया यहाँ पे, उसके बारे में वर्णन है कि 60 लाख रुपए, कई हज़ार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन आदि आदि वो लूट के यहाँ से ले गया। साथ ही साथ मयूर सिंहासन को भी ले गया। इसका एक नाम क्या है? तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। माने तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन का एक उर्दू वगैरह में या अरबी में नाम रहा होगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से एक फैक्ट मयूर सिंहासन के बारे में। आगे हम क्या देखते हैं टॉपिक में कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो बढ़ रहा था। तो अभिजातों के विभिन्न समूहों की परस्पर प्रतिद्वंदिता जो है बढ़ती गई और साम्राज्य को और कमज़ोर बना दिया। किस साम्राज्य को? तो मुगल साम्राज्य को। अब ये जो अभिजात थे 2 गुट में बट गए। पहला क्या था? ईरानी, और दूसरा तुरानी। तुरानी तुर्की के लोगों को बोलते हैं, ठीक है। तो ईरानी और तुरानी में अभिजात बट गए थे। तो याद रखना है कि कितने भाग में बटे? 2 भाग में, एक ईरानी और दूसरे
तुरानी। आगे क्या कह रहा है, बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुआ जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर माने लेटर मुगल इन्हीं को हम लोग कहते हैं, जो औरंगजेब के बाद आने वाले पीढ़ी है मुगलों की, तो फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि दो और शासक थे जो मुगल शासक थे, लेटर मुगल्स थे, उनको अंधा कर दिया जाता है। उन दोनों का नाम क्या था, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। इनको अंधा कर दिया जाता है। अब इनके टाइम फ्रेम को हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि बाद में कौन कौन से प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए थे, तो अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सब जो कि मैप में हम लोग देख चुके हैं। तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर होने के बाद क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को। अब हम लोग राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूतों के बारे में इस चैप्टर में क्या दिया है। तो कह रहा बहुत सारे राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे हैं। इस उनका एक अहम स्थान था मुगल दरबार में। आगे कह रहा है कि इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। मतलब यहाँ के सूबेदार वे रहे होंगे, गुजरात और मालवा के जो राजपूत घराने रहे होंगे। साथ ही साथ कह रहा है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। आगे क्या बता रहा है, तो ये फैक्ट्स है, बस पढ़ना है, इतना याद नहीं रह सकता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। माने ये लोग जो थे कब्जा शुरू करना कर दिया अगल बगल के क्षेत्रों पर। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया, अन्य राज्य में मिला लिया। तो ये क्या क्या जीते थे, किन किन को मिलाए थे अपने में, इनके बारे में वर्णन है जो कि बहुत खास नहीं है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है किन किन जगहों पर है, तो आपको एमसीक्यू में 4 जगह दे देगा, एक जगह मिसिंग कर देगा। तो आपको याद रखना है, एक जगह जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है, मथुरा है, वाराणसी है। इन 5 जगहों पर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। किसने किया, सवाई जयसिंह ने किया था। और कहाँ के शासक थे सवाई जयसिंह, अम्बेर के। तो याद रखना है ये भी फैक्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए उपयुक्त था। आगे हम लोग सिख के बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी हासिल करना इनका लक्ष्य था। अब क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये फैक्ट है, याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, 1699 में। या ये भी पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब सिख राजपूत से भी लड़े थे और मुगलों से भी लड़े थे, ये भी ध्यान में रखना है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। बंदा बहादुर, तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, बंदा बहादुर उनके बाद आता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बनाया। मतलब गुरु गोविंद सिंह के और गुरु नानक के नाम का सिक्का किसने बनवाया, ये भी प्रश्न उठ सकता है, तो ध्यान रखना है। आगे कह रहा है सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। तो यहाँ पर अगर इनके रीजन के बारे में पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक इनका सत्ता था, शासन था, तो आपको याद रखना है, एक बॉर्डर सतलज हो गया और एक यमुना हो गया। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। मीन्स बंदा बहादुर को 1715 में बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। तो ये याद रखना है। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है बंदा बहादुर से रिलेटेड, तो इस डेट को आप छोड़ देंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। मतलब याद रखिएगा, ये यूनिट है, पहला जत्थों और दूसरा मिसलों, या मिसल भी बोल सकते हैं। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो खालसा के 2 यूनिट के बारे में आपको बताया, पहला जत्था हो गया और दूसरा मिसल हो गया। ठीक है, इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। तो इनकी मीटिंग कब होती थी, खालसा में बैसाखी के पर्व पर, दिवाली के पर्व पर, इन पर्वों पर इनकी मीटिंग हुआ करती थी। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे जिन्हें गुरुमत्ता कहते थे, ये गुरु के प्रस्ताव। तो इनकी मीटिंग को क्या, या निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहते थे, गुरुमत्ता, ये भी पूछ सकता है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में
लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो याद रखिएगा, राखी को मतलब राखी पर्व नहीं समझ लीजिएगा, है ना। यह कर लेने की एक व्यवस्था थी या नाम था। 20% लिया जाता था उपज का। तो ये याद रखना है, किससे लिया जाता था? किसानों से, और बदले में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की तलवार को दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। मतलब दोबारा सिक्का गढ़ा गया है, याद रखिएगा, इससे पहले भी एक बार और इसके बाद भी एक बार। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिखों ने 2 बार सिक्का को गढ़वाया था। एक पहले बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप एक बार और वीडियो को बैक करके देखिए, और अभी यहाँ भी। आगे कह रहा है, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपना राजधानी बनाया। तो ये ध्यान रखना है कि लाहौर को अपना राजधानी किसने बनाया? तो महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। कब बनाया था? 1799 में बनाया था। यहाँ पर शिवाजी से संबंधित जानकारी दिया है, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है कि ये जानकारी क्या है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। तो यहाँ पर याद रखना है, उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म कब हुआ है, ये सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। गुरिल्ला युद्ध कला में वे काफ़ी निपुण थे, ये भी ध्यान में रखना है। चौथ और सरदेश मुख पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत राज बने। यहाँ पर टैक्स के बारे में चर्चा है कि चौथ एक टैक्स था और सरदेश मुखी एक टैक्स था। अब इसमें बेहतर आप क्या कर सकते हैं कि ये कितना % था और किस चीज़ पे लगता था, इसको भी आप सर्च कर लीजिए नोट्स में अपने। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि शिवाजी के बारे में, मीन्स मराठा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मराठा के बारे में क्या बता रहा है कि शिवाजी 1627 से 1680 तक शासन करते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। आगे कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही। याद रखना है, चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देता रहा। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बना। माने मराठा राज्य की राजधानी पुणे है, याद रखिएगा, और सिखों की राजधानी लाहौर है। आगे क्या कह रहा है कि उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरी कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद, पानी आदि को रोका जा सकता था। कह रहा 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 यहाँ पर इंपॉर्टेंट उतना फैक्ट नहीं है, बस चौथ और सरदेशमुख को याद रखना है, जो कर का एक प्रकार था। दो, एक चौथ और दूसरा सरदेशमुख, जो किनके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। यहाँ पर दिया गया है चौथ के बारे में कि जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, मीन्स भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुख की क्या था? तो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9/10%, ये पूछ सकता है। तो चौथ कितना था? 1/4, नाम ही है चौथ, 1/4 दैट इज 25%, और ये जो सरदेशमुखी है 9 से 10% हिस्सा। ओके, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ीं। दिल्ली पर भी हमला बोल दिया था। कब बोला था? 1737 में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है कि मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कोई अन्य शासकों से सहायता नहीं मिली। मतलब थर्ड पानीपत का बैटल कब हुआ, लड़ाई कब हुआ? तो 1761 में। इसमें मराठा का कोई भी अन्य पड़ोसी राज्य जो है सहायता नहीं करता है। अब इनके शासनकाल में क्या होता है? कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है, व्यापार को पुनर्जीवित किया जाता है। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने में संसाधन मिल पाई। ठीक है, उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर और होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। मीन्स याद रखिएगा, उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में फला फूला और इंदौर होलकर के संरक्षण में फलता फूलता रहा। तो ये भी एक याद रखिएगा कि उज्जैन को संरक्षण कौन प्रदान किया? तो सिंधिया परिवार ने
प्रदान किया, या सिंधिया जो गुट था वो, और इंदौर को होलकर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। तो ये सब पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग के लिए है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग जाट के बारे में पढ़ेंगे कि जाट का क्या था राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक स्थिति। तो कह रहा अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में किन्होंने जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रों पर होना शुरू हो गया। कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी ही बन गए। कह रहा है पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए इनके अधीन में। यहाँ पे जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची। में सबसे प्रतापी राजा कौन था जाटों का? तो सूरजमल था। कह रहा है इन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, यहाँ पे के भरतपुर जाट राज्य के बारे में बता रहा है, आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे इसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है। आगे कह रहा है सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला, तो ये याद रखिएगा लोहागढ़ का किला किसने बनवाया? तो सूरजमल ने बनवाया। इस क्षेत्र में सबसे मजबूत किला था। आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो कह रहा है कि सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली, मतलब ताकतवर शक्तिशाली राजा रहा होगा। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे, तो उसने 20,000 अन्य सैनिक, यहाँ इंटरेस्टिंग के लिए है कि आपका इंटरेस्ट आ सके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो 20,000 सैनिक जो है मराठाओं के लिए और 15,000 सैनिक सिखों के लिए, इस सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा। कौन लड़ा था? नादिर शाह का जो बेटा था। आगे कह रहा है जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। तो बाग महल किसने बनवाया ये भी ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। तो याद रखिएगा बाग महल किसने बनवाया, ये ध्यान में आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखिए, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे बांग्ला गुंबद के बारे में, तो यहाँ पर बांग्ला गुंबद का चित्र दिया गया है, ध्यान रखना है। दो छाला, चौछाला, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था जाट के बारे में और इस चैप्टर के बारे में। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और बीपीएससी ट्री 4 में आपका रिजल्ट हो सके। थैंक यू।